चलिए, शो की शुरुआत होगी फंड का फंडा हमारे खास सेगमेंट के साथ। और इस सेगमेंट में हम एक खास फंड पर बातचीत करते हैं उनके फंड मैनेजर के साथ, बताते हैं आपके लिए वो फंड सही है या नहीं। देवेंद्र सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड फंड मैनेजर कोटक म्यूचुअल फंड। और बहुत बहुत स्वागत है सिंघल साहब आपका फंड का फंडा में। और फोकस हमारा रहने वाला है कोटक के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर। और ये जो कैटेगरी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MAAF कहते हैं, और आपके केस में KMAAF हो जाएगा क्योंकि कोटक का फंड है। तो बहुत तूल पकड़ रहा है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मल्टी एसेट एलोकेशन का। इसीलिए भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर तमाम एसेट क्लासेस में निवेश करने का मौका देखते हैं निवेशकों के लिहाज से। और क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि तमाम एसेट क्लासेस हम देख रहे हैं अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। बीते अगर हम कुछ 2-2.5 साल की बात करें तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपवर्ड बना हुआ है। अब ये कैटेगरी जो है, कैटेगरी की पहली बात करते हैं, उसके बाद मैं आपके फंड की बारीकियों में भी आऊंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से जोखिम और मुनाफा अगर मैं समझना चाहूं तो ये कैटेगरी आपको कैसे ऑफर करती है, जरा पहले ये एक बात बताइएगा। कविता जी, सबसे पहले धन्यवाद एंड आप सभी का मुझे इस शो में बुलाने के लिए। सी, आपने अभी कहा मल्टी एसेट एलोकेशन। यहाँ पे हम जब भी मल्टी की बात करते हैं तो हम दो से ज्यादा एसेट क्लासेस की बात करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा इस तरह से होता है कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए, आपके पोर्टफोलियो की जो वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसको आप कम कर पाए, और साथ साथ अगर आप उसका रिटर्न बेहतर कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा। बट जब आप रिटर्न या वॉलेटिलिटी को कम करते हैं तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट रिटर्न पे भी आता है। तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा कम रिटर्न, बट इक्विटी मार्केट से बहुत बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ ऊपर उतार चढ़ाव काफी कम रहता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का। इंडिया में अगर हम बात करें तो सेबी बोलता है कि जब भी आप मल्टी एसेट की बात करते हैं तो आपको कम से कम 3 एसेट क्लासेस चाहिए जहां पे आप कम से कम 10% हर एसेट क्लास में डालें। तो बाजार में अगर आप फंड्स को देखेंगे, इस कैटेगरी के फंड्स को देखेंगे, तो आप पाएंगे इक्विटी, डेट और कमोडिटीज। ये आपको 3 एसेट क्लासेस मिलती है। तो तीनों एसेट क्लासेस का जो कोरिलेशन है आपस में एक एक दूसरे से, वो थोड़ा कम रहता है। इसकी वजह से पोर्टफोलियो का रिस्क निवेशक के लिए कम हो जाता है, और उसको एक लंबे समय के अगर इन्वेस्टर बना रहता है तो उनको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है, बट कम रिस्क के साथ। यहाँ पे आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है, और क्योंकि हम अलग अलग एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस में जब भी उतार चढ़ाव हो तो बाकी एसेट क्लासेस उसको बैलेंस आउट कर लेती हैं। अब आपके कोटक के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं देवेंद्र जी। मुझे बताइएगा एसेट्स के लिहाज से कहाँ कहाँ है, इक्विटी डेट के अलावा और आपने कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई किया है इस पोर्टफोलियो में सर? हमारा जो कोटक का मल्टी एसेट एलोकेशन है उसके अंदर हम कम से कम 65% इक्विटी और इक्विटी आर्बिट्राज में डालते हैं, कम से कम 10% डेट में डालते हैं, और कम से कम 10% कमोडिटीज के अंदर डालते हैं। इसके अलावा फंड रीट्स और इन्वेट्स और इंटरनेशनल इक्विटीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि फिलहाल हमने नहीं किया है। तो अगर आज आप हमसे पूछे कि ये फंड कहाँ निवेश हुआ हुआ है, तो अराउंड 55% इक्विटी में, कोई 10-12% इक्विटी आर्बिट्राज के अंदर, 17-18% कमोडिटीज के अंदर, और बाकी डेट के अंदर हमारा निवेश है आज की डेट में। थोड़ा सा इक्विटी पर हम बात करते हैं क्योंकि आप इक्विटी का भाग शायद संभालते भी हैं इस फंड में देवेंद्र जी। तो मुझे बताइएगा, फिलहाल तो इंटरनेशनल इक्विटीज़ में आप निवेशित नहीं हैं, लेकिन अगर हम इक्विटी बाजार की बात करें तो वहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक आपका रुझान कहाँ कहाँ पर है और किस तरह से आपकी वेटेज है, जरा बताइएगा। सो जैसे हम देख सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन जो है वो एक डाइवर्सिफाइड फंड है, जहाँ पे किसी भी सेक्टर विशेष में ज्यादा वेट नहीं रहता है। आप उसको पूरा डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, और ये मार्केट कैप एग्नोस्टिक भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मार्केट कैप पे भी फोकस नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अभी हमारा जो फंड हाउस का जो रुझान है जिन तरफ है, वहां पे हमको लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा लार्ज कैप में थोड़ा सा ज्यादा है अभी उस टाइम रुझान। दूसरा, अगर आप सेक्टर्स को देखें तो हम एक जो एंट्री लेवल डिमांड है,
कंज्यूमर में है, एफएमसीजी में है या ऑटो में है, उस क्षेत्र में हमारा ज़्यादा रुझान है, हम ज़्यादा बुलिश हैं, तो आपको वहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, पावर, वहाँ पे हमारा रुझान ज़्यादा है, तो आपको उस पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे भी थोड़ा-सा ज़्यादा निवेश दिखेगा। ऑलराइट, मुझे आपसे अब ये भी जानना है, क्योंकि फिलहाल आपने कहा है कि आप रीट्स एंड वीट्स में इन्वेस्टेड नहीं है, इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टेड नहीं है। कैसे और कब यहाँ पर बाकी एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने का जो फैसला है वो आपकी तरफ से वो लिया जाएगा? कविता जी, अगर आप देखें, आप किसी पिछले 25 सालों का आप इतिहास निकाल लें और हर कैलेंडर ईयर में इक्विटी, गोल्ड, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी या रीट इन्वेस्ट्स, इन सब का अगर आप एक रिटर्न निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि किसी टाइम इक्विटी अच्छा करता है, तो किसी टाइम डेट अच्छा करता है, किसी समय गोल्ड ने अच्छा किया। तो मल्टी एसेट एलोकेशन का फायदा यही है कि आप जहाँ पे फंड मैनेजर को लगता है या मॉडल के हिसाब से अगर हम जाते हैं कि जो हमको एसेट क्लास लगता है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा, वहाँ पे आप अपना एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्विटी के लिए एक मॉडल यूज़ करते हैं, जो हमारा निफ्टी की अर्निंग्स यील्ड और गिल्ड्स की अर्निंग यील्ड को देखते हुए और मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए बताता है कि इक्विटी में कितना आपका निवेश होना चाहिए। उसके अलावा हम एक और मॉडल यूज़ करते हैं, जो हमको बताता है कि गोल्ड वर्सेस निफ्टी, उसमें आपको कितना निवेश करना चाहिए। तो इन सबको देखते हुए हम एसेट एलोकेशन करते हैं। और मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें, 90 से 95% के ऊपर किसी भी पोर्टफोलियो का रिटर्न उसकी एसेट एलोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने एसेट एलोकेशन ठीक किया है, आप उस सेगमेंट का 95% तक का रिटर्न आप निवेशक पा सकते हैं लंबे समय में। देवेंद्र जी, यहाँ पर मुझे आपसे अब ये भी सवाल पूछना है, कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्य तौर पे क्या सोने चांदी में ही निवेशित है? इस फंड में जो हमें कमोडिटीज़ का वेटेज दिखाई दे रहा है 10% के आसपास का। हाँ जी, तो अभी तो हमने सिर्फ सोना और चांदी में निवेश किया हुआ है, बट ये फंड हमारा ईटीसीडीज़ यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, उसमें भी निवेश के लिए उपयुक्त है और इसको एनेबल्ड है। तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स के थ्रू हम निवेश कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कभी हमें लगा कि हमको तेल में जाना चाहिए या स्टील में जाना चाहिए, तो वो भी इसके अंदर हम एनेबल्ड है, हम उसको कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारा इक्विटी सिर्फ सोने और चांदी के अंदर निवेश है, कमोडिटी के अंदर। अच्छा, जो आपकी इक्विटी में स्ट्रैटेजी है वो मोर ऑफ फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, या आपने यहाँ पर ज़्यादा फोकस मिड और स्मॉल कैप पर रखा है? कविता जी, हमारी स्ट्रैटेजी इक्विटी की जो है वो पूरी फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है। जिस भी मार्केट कैप में हमको अच्छा रिटर्न दिखता है या अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम उसको उसमें निवेश करते हैं। तो कोई बंदिश नहीं है कि हमको मिड कैप में जाना है या स्मॉल कैप में जाना है या लार्ज कैप में जाना है। 0 टू 100% हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तो एक टोटली फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है इस फंड की। टैक्सेशन के लिहाज से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कितने एफिशिएंट होंगे, देवेंद्र जी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मैंने मिस किया आपका क्वेश्चन, सॉरी। जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, टैक्सेशन के लिहाज से कितने एफिशिएंट होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड? हमारा जो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये एक इक्विटी टैक्सेशन फंड है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 65% के ऊपर इक्विटी या इक्विटी आर्बिट्राज के थ्रू हम निवेशित रहते हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्स एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए, तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी भी है, डाइवर्सिफिकेशन का भी एक आपको मौका मिलता है, आपका जोखिम कम होता है। कमाई की उम्मीद कितनी रखनी चाहिए? देखिए, किसी भी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले भले ही हम कितना भी कह लें निवेशकों को कि आप पास रिटर्न्स मत देखिए, लेकिन रिटर्न पे हर किसी का ध्यान जाता है, देवेंद्र जी। तो रिटर्न के मामले में आप क्या कहेंगे? फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और किस तरह से, अगर किसी को आपकी बात सुनकर एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी हो इस फंड के साथ, तो वो किस तरह से कर ले? देखिए, रिटर्न में तो जितना ज़्यादा है उतना भी कम है, ठीक है? बट साथ-साथ हमको रिस्क भी साथ में देख के चलना पड़ता है। तो अगर आप इक्विटी मार्केट का रिटर्न चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विटी
मार्केट का जो हमारा एक्सपोजर है वो 80% पे कैप्ड है। तो डेफिनेटली जो लंबे समय का इक्विटी मार्केट का रिटर्न है उससे कम ही रिटर्न मिलना चाहिए निवेशक को। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सही टाइम पे इक्विटी एक्सपोजर कम करके और सही टाइम पे उसको बढ़ा के, या जो एसेट क्लास अच्छा रिटर्न दे सकती है इक्विटी से आने वाले समय में, उसमें डाल के हम कम रिस्क के साथ इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को दे पाएं। तो ये एग्जैक्ट नंबर कहना तो मुश्किल है, बट अगर आप लंबे समय के लिए जुड़े हैं फंड से, तो आप 6 से 7 साल में हमको लगता है कि एक पैसा डबल करना इस फंड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। तो यहाँ पर काफ़ी बखूबी आपने फ़ंड की बारीकियाँ समझाई और कहाँ-कहाँ किस-किस तरह से निवेश कर रखा है, किस-किस तरह के कॉल्स दे रखे हैं। और फिलहाल अगर हम इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़ में फ़ंड को निवेशित होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि रीट्स और इनवीट्स में भी निवेश किया जा सकता है, तो उसकी भी संभावना है, जो कि फ़ंड मैनेजर अपने कॉल के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला देवेंद्र जी, और दर्शकों को तमाम बारीकियाँ फ़ंड के बारे में बताई और इस कैटेगरी के बारे में भी बताई। धन्यवाद। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो फंड का फंडा में फंड की बारीकियां बताने के पीछे मकसद ये होता है कि आप इस फंड में या इस कैटेगरी के फंड में निवेश कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये फंड कामकाज कैसे करता है, और जो इस फंड को संभालते हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में तो इक्विटी एक शख्स संभालते हैं, डेट एक शख्स संभालते होंगे, कमोडिटी कोई और संभालता होगा, लेकिन लबोलुबाब समझ में आता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में तमाम अलग अलग एसेट्स हैं, और इसीलिए इनको दिशा देने के लिए भी आपके पास एक फंड मैनेजर होता है। तो चलिए, ये तो बात हुई है फंड का फंडा की, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं फिलहाल, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे। शुक्रवार का दिन है, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, और यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं इस वक्त, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद और आपके सवालों के लाइव जवाब।